हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग कनेक्टिव जिसमें निगेशन, डिसजंक्शन और कंजंक्शन इस पर डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन जिसका ये सिंबल सीधे सीधे एरो के रूप में हम दिखाते हैं। इम्प्लीकेशन को मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो एक स्टेटमेंट है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ ए देन बी। अगर ए और बी दो हमारे पास प्रोपोजिशन है तो इम्प्लीकेशन कहता है इफ ए देन बी। अब हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर वही पिछला वाला स्टेटमेंट ही है। हमारे पास स्टेटमेंट पी और क्यू के रूप में इफ यू वर्क हार्ड यू पास द एग्जाम। आप इम्प्लीकेशन में अगर हम दिखाएंगे तो हम इसको लिखेंगे P implies Q। P imply Q मतलब if you work hard then you pass the exam। इम्प्लीकेशन में सबसे ज़्यादा नए बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। P implies Q क्या कहता है कि if P then Q। अगर इसका ट्रूथ टेबल हम बनाना चाहें तो ट्रूथ टेबल देखिए कैसे बनेगा। P Q and P implies Q। अब यहाँ पर अगर दोनों ही हम फॉल्स रखें तो फॉल्स फॉल्स ये कंडीशन होता है ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स देन फॉल्स और ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये उनका ट्रूथ टेबल हो गया P इम्प्लाइज Q का। अब इसको समझने की बात है, देखिए ये क्या कहता है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है इफ यू वर्क हार्ड। P इम्प्लाइज Q मीन्स इफ यू वर्क हार्ड देन यू पास द एग्जाम। लेकिन अगर दोनों ही स्टेटमेंट को हम फॉल्स मान लें तो क्या होगा, इफ यू नॉट वर्क हार्ड देन यू नॉट पास द एग्जाम। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो ट्रू है। अगर बोलता है कि इफ यू वर्क हार्ड, ये फॉल्स है, मतलब इफ यू नॉट वर्क हार्ड यू पास द एग्जाम, ये भी ट्रू है। अब यहां पर देखिए सेंटेंशियल फॉर्म में एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान देना होगा कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है इसका कंक्लूजन हमें इस स्टेटमेंट के या कनेक्टिव के आधार पर डेराइव करना है, डेरिवेशन अपने मन से नहीं करना है। कैसे, अगर P फॉल्स है तो इफ P देन Q। अगर P ही नहीं है या एब्सेंट है या फॉल्स है तो फिर Q को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है हमको। यहां पर आप देख ले, P अगर फॉल्स है तो Q का ट्रू हो फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कंडीशन में हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ P अगर P ही नहीं है तो फिर Q को देखना ही नहीं है आपको। ये हमारे कहने का मतलब है। इंप्लीकेशन ये बताता है इफ P देन Q। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, इफ P ट्रू है और देन Q, अगर P ट्रू है तो
क्यू भी ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहां पर केस क्या है, ट्रू क्यू फॉल्स है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। हमने ऐसा नहीं कहा है। इफ P देन Q, अगर P ट्रू है तो फिर Q भी होना चाहिए, मतलब Q ट्रू होना चाहिए, तब तो हमारा स्टेटमेंट होल्ड करता है। हमने जो कहा है वो सही है, लेकिन यहां पे ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि P ट्रू है और ये फॉल्स है। एक ही केस यहां पर है जिसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि P इंप्लाइज Q में P अगर ट्रू है तो Q फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर Q फॉल्स है तो हमारा स्टेटमेंट निश्चित रूप से फॉल्स हो जाएगा, हमारे स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। बात समझ में आई? लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है, P false and Q true, then the statement true. क्यों? If you work hard, you pass the exam, ये पहला कंडीशन है इम्प्लीकेशन का। लेकिन यदि हम कहते हैं कि you pass the exam, इससे ये प्रूफ नहीं होता। आप इस बात को दूसरे स्टेटमेंट से समझें तो हमें लगता है ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अगर हमने ऐसा कहा कि इफ टुडे इज 25th February, then it is Friday। अब देखिए ये हमारा स्टेटमेंट पी क्यू आर है, हम ए और बी ही ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा स्टेटमेंट ए है और ये है बी है। हमारा रिलेशन फिक्स करना है ए इंप्लाइज बी। अब देखिए हमने क्या कहा, इफ टुडे इज 25th February, देन इट इज फ्राइडे। तो यदि हम कह रहे हैं कि आज 25 फरवरी है तो आज फ्राइडे है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो, आप कह सकते हैं, देखिए उल्टा काम नहीं करेंगे कि इफ टुडे इज फ्राइडे देन इट इज 25th फरवरी, ये हम नहीं कह रहे हैं। फ्राइडे हो सकता है, एक सप्ताह बाद फिर फ्राइडे आ जाएगा। तो इस बात को जरा ध्यान रखिए, यहां पर सिंगल डायरेक्शन फ्लो है, ये उल्टा नहीं चलेगा। तो अगर ये ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आज 25th फरवरी है तो आज फ्राइडे है, हमने ये कहा। हमने अब इसको इस तरीके से अपना माइंड लगा कर हमको नहीं समझना है कि यदि आज फ्राइडे है तो 25th फरवरी है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब अगर आज 25th फरवरी है तो आज फ्राइडे है, ये हमारे कहने का मतलब है। हम आशा रखते हैं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। वही बात यहाँ है, इफ यू वर्क हार्ड देन यू पास द एग्जाम, ये तो सही है, लेकिन यदि हम बोलते हैं यू पास द एग्जाम, इसका मतलब ये प्रूफ नहीं होता है कि यू वर्क हार्ड। हो सकता है स्लोली आपने कम ही पढ़ाई की होगी, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके पास कर गए होंगे, लेकिन यदि आपने हार्ड लेबर किया तो आप एग्जाम में पास हुए। इसका मतलब यदि आप पास कर गए तो आपने हार्ड लेबर किया, ये हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखेंगे। इंप्लीकेशन में ज़्यादातर बच्चों को यही समस्या होती है कि वो अपना लॉजिक लगाते हैं कि अगर लिखा हुआ है इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू पास द एग्जाम, यदि आपने एग्जाम पास किया तो आपने वर्क हार्ड किया। नहीं, यहां पर हम इफ देन वाले स्टेटमेंट में P से Q की तरफ जा रहे हैं, Q से P की तरफ जाने की गलती ना करें आप, क्योंकि इसका मीनिंग अलग है। तो यही ट्रूथ टेबल है हमारा। ये बोलता है कि यदि P फॉल्स है तो फिर Q फॉल्स हो ट्रू हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा स्टेटमेंट होल्ड करता है, हमें कोई समस्या नहीं है। हमने जो कहा है वो बात सही है कि यदि आपने पास नहीं की, आप हार्ड वर्क नहीं किए, आपने पढ़ाई नहीं की तो आप पास नहीं किए। हमने तो
हमारे स्टेटमेंट का ये कहना ही नहीं है। हमारा स्टेटमेंट कहना है कि यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप पास करेंगे, सीधी सी बात है। तो इनके ट्रूथ टेबल को आप ध्यान में रखेंगे। बाइनरी लॉजिक में हम जाएंगे। केवल ये जो स्टेटमेंट है ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि यदि P ट्रू है तो Q फॉल्स नहीं होना चाहिए। यदि ये फॉल्स है तो हमारा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने जो कहा वो होल्ड नहीं किया। यदि आपने पढ़ाई की फिर भी आप पास कर गए तो हमारे कहने का क्या मतलब था? इफ यू वर्क हार्ड देन यू पास द एग्जाम। तो ये सेंटेंस तो गलत है। अगर आपने पढ़ाई की और पास नहीं किए तो, आपने पढ़ाई की और पास की तो ठीक है, होल्ड करता है, हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा स्टेटमेंट हर कंडीशन में सही है। हमारे स्टेटमेंट को फॉल्स होने का एक ही ट्रूथ वैल्यू है, यदि P ट्रू हो और Q फॉल्स हो जाए तो हमारा स्टेटमेंट होल्ड नहीं करता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। कुछ यही कंडीशन यहां भी है कि यदि 25 फरवरी है तो फ्राइडे है, अच्छी बात है। लेकिन हमने ये नहीं कहा, हमारे कहने का मीनिंग ये नहीं है इस स्टेटमेंट के A इंप्लाई B का मतलब ये नहीं आपको समझना है कि यदि आज फ्राइडे है तो 25 फरवरी होगा। 25 फरवरी को फ्राइडे है ये बात सही है, लेकिन फ्राइडे को 25 फरवरी है इसको आपको अपने ब्रेन के लॉजिक से डिराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इम्प्लीकेशन में विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि इम्प्लीकेशन जो है ये कनेक्टिव है, जो इस ट्रूथ टेबल के आधार पर हमारे स्टेटमेंट को प्रूफ करता है, शो करता है। और यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट के फॉल्स होने का एक ही कंडीशन है, व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, देन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ऑलवेज होल्ड गुड, ऑलवेज होल्ड ट्रू। तो ये कंडीशन है इम्प्लीकेशन का। एक बाई इम्प्लीकेशन की बात होती है। बाई इम्प्लीकेशन क्या कहता है? अगर यहां पर हम बाई इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो बाई इम्प्लीकेशन करता है कि इसमें सबसे पहले तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए बाई डायरेक्शनल है। तो इफ ए देन बी, अगर ऐसा हम बोलते हैं तो हमें ये भी बोलना पड़ेगा इफ बी देन ए। मतलब हम ऐसा बोल देंगे इफ एंड ओनली इफ ए देन बी। इफ एंड ओनली इफ कहने का मतलब है कि यदि ए है तो बी है और बी है तो ए भी है। तो इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएं इस केस में तो हम P बाई इम्प्लीकेशन Q लिखेंगे। और बाई इम्प्लीकेशन क्या कहता है? अगर हम यहां पर ऐसे लाइन खींच दें तो यहां पे ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये केस है फॉल्स का। अब देखिए ये बाय इम्प्लीकेशन क्या कहता है? इफ एंड ओनली इफ ए देन बी। यदि ए फॉल्स है तो बी भी फॉल्स होगा, ए ट्रू है तो बी भी ट्रू होगा, तभी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर ए फॉल्स है या पी क्यू की अगर बात करें पी फॉल्स है क्यू ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यदि पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तब भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट को डिराइव कर सकते हैं। तो निगेशन में हमने पिछले क्लास में देखा था कि P और निगेशन P का क्या मतलब है। ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। कंजंक्शन क्या है? डिसजंक्शन क्या है? डिसजंक्शन और ऑपरेशन है
ये नॉट ऑपरेशन इसको हम बोलते हैं, ये और ऑपरेशन है, ये एंड ऑपरेशन है। यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं थी। आज के लेक्चर में हमने इम्प्लीकेशन और बाई इम्प्लीकेशन को देखा। तो इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल और बाई इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल आपको याद रखना होगा, क्योंकि पूरे प्रोपोजिशनल लॉजिक में जो भी स्टेटमेंट आपको दिए गए होंगे, इन्हीं कनेक्टिव के बिहेवियर के आधार पर उनको आपको एक्सप्लोर करना होगा। क्योंकि कोई भी ये जो वेरिएबल है पी क्यू आर एस ए बी, ये सारे तो स्टेटमेंट वेरिएबल हैं, प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। इस प्रोपोजिशनल वेरिएबल का मीनिंग क्या है, ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में लिखे गए होंगे। और हमने बार बार आपको कहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनका मीनिंग इस कनेक्टिव के आधार पर क्या हो है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे डिराइव करना है, अकॉर्डिंग टू दिस कनेक्टिव रूल या प्रोपोजिशनल ऑपरेटर आप डिराइव करेंगे। अपना लॉजिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना लॉजिक लगाते हैं तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो आप लगा पाएंगे, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो अक्सर ये समस्या आती है कि आप गलत डिराइव कर देंगे। आज स्टेटमेंट का गलत अगर डेरिवेशन हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि फिर रिजल्ट कैसा होगा। तो इससे बचने की कोशिश करनी है और बिल्कुल सावधानी से, चूंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाइनरी लैंग्वेज है, बहुत कुछ एसोसिएटेड है, कुछ थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन एक एक ऑपरेटर पर अगर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से इस तरह के लॉजिक को समझ पाएंगे। इस लॉजिक में और भी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है, तो इस लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।